बच्चों आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लास्ट टॉपिक से आगे चल रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारा यूनिट चल रहा है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसी का दूसरा जो नाम है वो क्या है? डिस्क्रीट नेचर। डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज, ये दोनों एक ही बात है। तो होता क्या है डिस्क्रीट नेचर? लेट अस से, देखो डेफिनेशन कहती है कि इन नेचर, दुनिया में कहीं भी कभी भी जब भी चार्ज आएगा, मतलब जो चार्ज है क्यू, चार्ज को क्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं, दुनिया में कहीं भी चार्ज आएगा तो या तो वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। मतलब इन नेचर व्हेन एवर चार्ज एग्जिस्ट्स इट इज इक्वल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब या तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा और इट्स इंटीग्रल नंबर मल्टीपल, मतलब या तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा या इसका इंटीग्रल नंबर मल्टीपल होगा, मतलब NE प्लस माइनस हो सकता है। चार्ज किसी भी पार्टिकल पे, पूरी नेचर में कहीं भी किसी भी सब्सटेंस पे या तो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा या उसका होल नंबर मल्टीपल होगा। मतलब क्या हो सकता है? 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 70 गुना। क्या नहीं हो सकता? 3.5 गुना, 6.25 गुना, 5.25 गुना, मतलब फ्रैक्शंस में नहीं आएगा। मल्टीपल जो होगा वो कंप्लीट नंबर मल्टीपल रहेगा, होल नंबर मल्टीपल रहेगा। मतलब n इक्वल टू क्या है यहाँ पे? 1, 2, 3, कोई भी इंटीजर हो सकता है तो होल नंबर होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। डिस्क्रीट नेचर का मतलब क्या है कि नेचर में कहीं पे भी अगर चार्ज आता है तो या तो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा या उसका होल नंबर मल्टीपल होगा, 1 गुना, 2 गुना से लेकर 100 गुना, हजारों गुना तक। लेकिन क्या नहीं होगा? 2.5 गुना नहीं होगा, 2.25 गुना नहीं होगा, फ्रैक्शंस में नहीं आएगा। चलो वैसे क्वांटाइजेशन या डिस्क्रीट नेचर का मतलब क्या है? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो एक पानी की टैप है, ये टैप है पानी की कोई भी, और आपने इस टैप को ऑन कर दिया और पानी आना शुरू हो गया एक धार के रूप में। पानी एक धार के रूप में आ रहा है, एक कंटिन्यूअस नेचर बोलते हैं उसको, कंटिन्यूअस। वो क्या है? कंटिन्यूअस नेचर है। कंटिन्यूअस नेचर का मतलब क्या है? यू आर नॉट एबल टू फाइंड द साइज ऑफ अ सिंगल ड्रॉप। मीन्स आप एक सिंगल ड्रॉप को इंडिविजुअली ऑब्जर्व नहीं कर सकते जब पानी धार के रूप में चल रहा है। ओके, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस नेचर। मतलब वी आर नॉट एबल टू सी अ सिंगल ड्रॉप, कहाँ पे पहली बूंद खत्म हो रही है और कहाँ दूसरी बूंद स्टार्ट हो गई। पानी की जो लगातार धार चल रही है उसमें आप इमेजिन करो, आपको नहीं दिखता, बूंद के रूप में पानी नहीं दिखता आपको, लगातार कंटिन्यूअस नेचर दिखती है। लेकिन अगर हम इस टैप को बंद कर देते हैं तो यहाँ पे टिप टिप करके पानी गिरता है, बूंदों के रूप में टिप टिप करके गिरता है। उसको बोलते हैं डिस्क्रीट नेचर, क्वांटाइज्ड। वाटर इज नाउ क्वांटाइज्ड, मतलब पैकेट्स के रूप में, छोटे छोटे पैकेट्स, छोटे छोटे बंडल आप देख सकते हो। यू कैन नाउ इजीली सी द सिंगल ड्रॉप वेयर द फर्स्ट ड्रॉप इज स्टार्टिंग एंड द सेकंड इज एंडिंग। मतलब एक बूंद कहाँ से खत्म हो रही है और दूसरी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यू कैन सी नाउ क्लियरली। दैट इज कॉल्ड व्हाट? क्वांटाइज्ड नेचर और डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है, यहाँ पे वाटर की बात हो रही है तो क्वांटाइज्ड नेचर ऑफ वाटर। और पहले वाली क्या थी? कॉन्टिन्यूस। मतलब 2 तरह की नेचर होती है, कॉन्टिन्यूस जिसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते सिंगल पार्टिकल को, और डिस्क्रीट का मतलब क्या है? जिसमें आप सिंगल पार्टिकल को आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, इन केस ऑफ वाटर व्हेन इट इज फ्लोइंग थ्रू द टैप। ओके, नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है? सिमिलरली वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? चार्ज की नेचर जो कंटिन्यूस नहीं है। मतलब क्या है? चार्ज E होगा, यानी 1E होगा, 2E होगा, 3E होगा। 1.1E, 1.2E, 1.3E नहीं होगा। चार्ज या तो 1E होगा या 2E होगा या 3E होगा। इसके बीच में 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.9 तक ये वैल्यूज चार्ज की एग्जिस्ट नहीं करेंगी। क्लियर हो गया? ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, क्वेश्चन बच्चों के माइंड में कई बार आ जाता है कि ऐसा क्यों है। कोई पूछ लेता है कई बार कि व्हाट इज द नेचर, व्हाट इज द रीजन फॉर
क्वांटाइज्ड नेचर ऑफ चार्ज। ऐसा है क्यों, किस लिए ऐसा हो रहा है कि चार्ज की जो नेचर है वो डिस्क्रीट है, क्वांटाइज्ड है, कंटिन्यूस नहीं है? क्यों? देखो, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि चार्ज आता कब है, एक बॉडी में चार्ज कब आता है। उस टॉपिक का नाम था फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। उसका दूसरा नाम मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। दो नाम बताए थे, तीसरा भी बताया था उसका कॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तीन नाम बताए थे उसके, कॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन एंड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। जिसमें बताया था फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्रिक्शंस। उसमें ये बताया था आपको कि व्हेनेवर टू सब्सटेंसेस आर रब्ड टुगेदर, जब भी दो सब्सटेंसेस को आप रब करोगे, देयर इज ऑलवेज ए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। मतलब इलेक्ट्रॉन कब ट्रांसफर होते हैं? जब हम दो बॉडीज को रब करते हैं, रगड़ते हैं, एक से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे दूसरे में जाएंगे। ये बताया था लास्ट लेक्चर में। और इसके साथ ही बताया था द बॉडी फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग आउट विल कैरी व्हाट? पॉजिटिव चार्ज, एंड द बॉडी टू विच इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग इन विल कैरी नेगेटिव चार्ज। तो ये आपको लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने। ओके, तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट रिलेट हो रहा है कि चार्ज आता तब है जब दो बॉडीज को दे आर रब्ड टुगेदर, उनको इकट्ठे रगड़ा जाता है। एक से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे दूसरे में जाएंगे तो चार्ज आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो सोचने वाली बात है, इलेक्ट्रॉन या तो एक निकलेगा या दो, डेढ़ तो निकलेंगे नहीं, दो निकलेंगे या तीन, ढाई तो निकलेंगे नहीं, पौने तीन तो निकलेंगे नहीं, सवा दो तो निकलेंगे नहीं। निकलेगा क्या? इलेक्ट्रॉन इन ए होल नंबर। तो इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होते हैं वो होल नंबर में होते हैं, इसलिए चार्ज की नेचर भी कैसी है? क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइज्ड, डिस्क्रीट, ओके, कंटिन्यूस नहीं है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है हमारे सिलेबस में, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्वांटाइज्ड नेचर हमें समझ में आना बड़ा जरूरी है। तो इसको लेके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमारे सिलेबस में है, न्यूमेरिकल्स भी आते रहते हैं। फॉर एग्जांपल हमें एक बड़ा पॉपुलर सा क्वेश्चन मिल जाता है कई बार। देखो Q इज इक्वल टू, अच्छा ये प्लस माइनस के बारे में बताया कि प्लस माइनस का क्या मतलब है। प्लस माइनस अभी भी बताया था आपको कि हम दो बॉडीज को, एक बॉडी A है एक बॉडी B है, इसको हम रब करते हैं तो इससे मान लो n इलेक्ट्रॉन निकल के इस बॉडी में चले जाते हैं। A से निकले B में n इलेक्ट्रॉन गए तो इस पे माइनस Ne चार्ज आएगा और इस पे प्लस Ne चार्ज आएगा। ओके, तो चार्ज दोनों पे आएगा प्लस Ne, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं तो पीछे कौन बचेंगे? पॉजिटिव, और इसके इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी में हो जाएगी तो माइनस Ne। इस पे चार्ज Q इक्वल टू प्लस Ne, इस पे Q इक्वल टू माइनस Ne। तो एक बात और भी इससे आपको समझ में आएगी, न्यूमेरिकल्स में कई बार पूछा जाएगा कि बताओ चार्ज कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपको कह दिया कि एक बॉडी A है, उसको B से रब करने पर -5 कूलम चार्ज A पर आ रहा है, A पे -5 कूलम आ रहा है ना। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या बनेगी? ऑन रबिंग ए बॉडी A with B, A acquires a charge of -5 coulomb. Calculate the number of electrons transferred and also tell about the direction of flow. मतलब कहां से कहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। ये न्यूमेरिकल पेपर में कई बार आ जाता है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम? Q इक्वल टू Ne। Q कितना दिया हुआ है हमें? -5 है, पेपर 5 ही ले लो, 5 ले लो। N इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है? लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया गया था, E इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 कूलम। This is the value of electronic charge. Charge on an electron is 1.6 × 10⁻19 कूलम। ओके, यहाँ पुट कर दोगे 1.6 × 10⁻19। ओके, n निकालना है, क्या आएगा? n इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 1.6, 19 ऊपर चला जाएगा 10 की पावर में, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर है। और चार्ज माइनस आ रहा है A पर, A पे माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आए होंगे? इलेक्ट्रॉन B से A में आए होंगे, तो B पे इतना ही चार्ज आ जाएगा। ओके, A पे माइनस चार्ज आया, आपको बताया था जिस पे माइनस आएगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये आंसर है आपका, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी कई बार ये, जैसे एग्जांपल नंबर 1 ले लो इसको, दिस इज एग्जांपल नंबर 1।
एग्जाम्पल नंबर 2, एक एग्जाम्पल ये है कि विच इज ग्रेटर, बड़ा कौन है, विच इज ग्रेटर 1 कूलम और 1 इलेक्ट्रॉन। एक कूलम चार्ज बड़ा है या एक इलेक्ट्रॉन चार्ज बड़ा है, किसका चार्ज बड़ा होगा, कौन बताएगा, ट्राई करेगा आप में से कोई, चलो करके देखने में ट्राई, जल्दी आप बता नहीं सकते आप। एनीवे तो 1 कूलम और 1 इलेक्ट्रॉन आप YouTube पे यहाँ कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो 1 कूलम और 1 इलेक्ट्रॉन में से बड़ा कौन है, चलो बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। Q इक्वल टू क्या आएगा, Q इक्वल टू Ne। 1 कूलम आप यहाँ पुट कर दो, यहाँ 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आप देख सकते हो यहाँ पे ये 10⁻⁻19 है, यानी एक कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। आप यहाँ से कर करो, यहाँ से ये n है ना, n था, सॉरी n था ये, तो यहाँ से आप n निकाल सकते हो। n कितना आएगा, n आ जाएगा यहाँ पे, आप सॉल्व कर लो, 10⁻19 डिवाइड बाई 1.6, कितने इलेक्ट्रॉन एक कूलम में आएंगे, इतने सारे इलेक्ट्रॉन। हम सोच रहे हैं एक कूलम और इलेक्ट्रॉन का कंपैरिजन, लेकिन इतने 10⁻19 यहाँ से इसको हटाओगे तो 10⁻20 हो जाएगा ये, तो 10⁻20 डिवाइड बाई 16, इतने इलेक्ट्रॉन्स, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कूलम में आ रहे हैं। तो ये एग्जांपल है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के। So today we are going to start a new topic, but before that, in the continuation of the last topic discussed, हम डिस्कस कर रहे थे डिस्क्रीट नेचर यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम एक और करने जा रहे हैं। लेट अस से आपको एग्जाम में दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन है कैलकुलेट द नेगेटिव चार्ज in 10 ग्राम ऑफ H2। अब 10 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर 10 ग्राम पानी में नेगेटिव चार्ज निकालना है। तो ये बात सोचने वाली है, समझने वाली है कि 10 ग्राम पानी, जनरली पानी न्यूट्रल है, द वाटर इज न्यूट्रल एट ऑल, एवरी सब्सटेंस इज न्यूट्रल एट ऑल, क्योंकि उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने नेगेटिव हैं, जितने उसमें प्रोटॉन होंगे उतने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे इसने पूछा कि उन इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन 10 ग्राम H2O में उनके कारण चार्ज कितना है। क्लियर है? तो जितना 10 ग्राम पानी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने उसके अंदर प्रोटॉन्स भी होंगे, तो हमें निकालना है कि उसका इलेक्ट्रॉन्स के कारण चार्ज कितना है। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो H2O एज द फॉर्मूला सजेस्ट, H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 18 ग्राम। तो 18 ग्राम ऑफ H2O कंटेन्स कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे इसमें, 6.023 इंटू 10⁻23। 1 ग्राम में कितने होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर होता है ना, ये पता ही होगा आप लोगों को, केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने, डिवाइड बाई 18। तो आपको निकालना कितने में, 10 ग्राम में। तो 10 ग्राम ऑफ H2O कंटेन्स कितना, 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 18 इंटू 10। ये तो आ गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल H2O का हो, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 तो इसमें होंगे। हाइड्रोजन में कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो 1 और 1 कितने हो गए, 2। और ऑक्सीजन में कितने होंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 8। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2 + 8 = 10। यानी कि एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है। मॉलिक्यूल कितने हैं, इतने। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कैलकुलेट करेंगे तो इस नंबर को मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 10 बाई 18, दिस वाज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड ईच मॉलिक्यूल कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n। तो फॉर्मूला क्या होता है, Q = Ne। तो E की वैल्यू कितनी है, n आपके पास ये आया हुआ है, n इंटू में E कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो आप n की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, ये सॉल्व करके आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो आज का जो इस तरह से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के न्यूमेरिकल बुक में जो आपके यहाँ ट्राई कीजिए आप, और नहीं आते तो कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रॉब्लम यहाँ पे शेयर कर सकते हो। आई विल रिप्लाई इन दैट कमेंट बॉक्स के रिप्लाई में ही हम ट्राई करेंगे कि आपको एक और वीडियो का लिंक दे दें जिसमें आपकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया गया हो। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज व्हाट,
कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है? कूलम्स लॉ क्या होता है? तो कूलम्स लॉ में आप क्या लिखेंगे? आप सबको पता है कि प्लस चार्ज प्लस को रिपेल करता है, माइनस माइनस को रिपेल करता है, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है और माइनस प्लस को अट्रैक्ट करता है। ये आप सभी जानते हो, दिस इज अ वेल नोन फैक्ट। ओके, तो दिस इज कूलम्स लॉ, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ। तो आप लिखोगे इट स्टेट्स दैट like charges repel and unlike charges attract each other। जो सेम चार्ज है वो रिपेल करते हैं और जो अनलाइक यानी अपोजिट नेचर के चार्ज हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। अब जो अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, चाहे एक दूसरे को अट्रैक्ट करें या रिपेल करें, फोर्स तो लगेगा। अट्रैक्शन और रिपल्शन को कलेक्टिवली एक ही साथ कहना हो, हम बोल देंगे इंट्रैक्शन। आपस में इंट्रैक्ट कर रहे हैं। इंट्रैक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दैट कैन बी अट्रैक्शन, दैट कैन बी रिपल्शन। तो इसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं हम? इंट्रैक्शन। तो इंट्रैक्शन का जो फोर्स है, द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन विल बी, आप लिखोगे नंबर वन, द फोर्स ऑफ, यहां लिख सकते हो द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन लिख के छोड़ देंगे। नंबर वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, दोनों चार्जेस Q1 Q2। लेट अस से एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पे पड़े हैं एयर में, r डिस्टेंस पे पड़े हैं एयर में। तो हमें इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना है। तो वो जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा, इंट्रैक्शन मतलब अगर ये दोनों सेम है, रिपीटिंग अगेन, ये दोनों सेम है तो रिपल्शन और अपोजिट है तो अट्रैक्शन। तो ये जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है वो दोनों चार्जेस की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और सेकेंडली दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इनवर्स स्क्वायर लॉ। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो F प्रोपोर्शनल टू 1/r² को, क्योंकि ये जो फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 and you can put it as number 2. So we will write combining equation number 1 and 2, we get क्या मिलेगा हमें? F proportional to Q1 Q2 by r²। ये दोनों इक्वेशन का भी हमने कंबाइन, तो क्या आ गया? F proportional to Q1 Q2 by r²। एक बार फिर से देख लेते हैं। दोनों चार्जेस की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या है? जितना इन दोनों का प्रोडक्ट ज्यादा होगा उतना फोर्स ज्यादा होगा। दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना कम होगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। इन दोनों इक्वेशन को जब कंबाइन किया तो F प्रोपोर्शनल टू आ गया Q1 Q2 by r²। अब यहाँ लिखेंगे रिमूविंग द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जब आप ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, रिप्लेस करेंगे इक्वल टू से, तो कांस्टेंट आ जाएगा K Q1 Q2 by r²। यहाँ लिखेंगे वेयर K क्या है? K है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ओके, तो फाइनली जो कांस्टेंट K इक्वल टू, अब K क्या है? हमें K को डिफाइन करना है, तो K इक्वल टू आएगा, K को लिखेंगे, ध्यान से लिखेंगे। तो अब थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस सिंबल को ध्यान से देख लीजिए। ये सिंबल आपने ऐसे C बनाते हैं ना, C के बीच में यहाँ लाइन लगानी है। ये बोलते हैं इसको एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं इसको? एप्सिलॉन। कई लोग इसको एप्सिलॉन भी बोल देते हैं। वो इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन का फर्क है। लैटिन इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश है, कई तरह की इंग्लिश होती है। ओके, तो दिस इज व्हाट एप्सिलॉन और एप्सिलॉन। लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि कई बच्चे जब लिखते हैं तो बड़े आर्टिस्टिक तरीके से रखते हैं। तो अपने अंदर के आर्टिस्ट को भाई यहाँ पर रोक देना है, मार के रखना है, उसको डिजाइन नहीं करने देना। इस सिंबल को कभी आप ऐसे डिजाइन कर दो या इसको कुछ और ही इस तरह से बना दो, कुछ नहीं करना। अपने अंदर के आर्टिस्ट को रोक के रखो, इसको सिंपल जाने दो। ओके, दीज आर रॉन्ग। तो
तो आपको एप्सिलॉन ऐसे ही बनाना है। और ये जो नॉट यानी जीरो लगी हुई है साथ में, ये क्या शो करती है कि ये कहाँ पर है? जीरो का मतलब है तीन चीजें, ये एयर हो सकता है, फ्री स्पेस लिखा जा सकता है इसको, या वैक्यूम लिखा जा सकता है। तो एप्सिलॉन के साथ जीरो लग जाएगा, नॉट बोला जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब ये एप्सिलॉन होता क्या है? इस एप्सिलॉन का नाम है, इसका नाम है परमिटिविटी। मतलब ये तो सिंबल है, इस सिंबल का नाम एप्सिलॉन है, लेकिन ये सिंबल जिस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जिसको आप माप सकते हो, विच कैन बी मेजर्ड। वट एवर यू कैन मेजर दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो जिस फिजिकल क्वांटिटी को ये एप्सिलॉन डिनोट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका नाम है परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होता है? अभी उस पर आते हैं, उस टॉपिक पे। अभी समझना है कि परमिटिविटी है, एप्सिलॉन फॉर परमिटिविटी। जैसे आप बोलते हैं ना, ए फॉर एप्पल, तो ए इज सिंबल एंड एप्पल इज व्हाट? यू कैन से व्हाट, यहाँ पे एप्पल इज ए सब्सटेंस। एप्पल क्या है? एक फ्रूट है, उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? ए फॉर एप्पल। इसी तरह एप्सिलॉन फॉर परमिटिविटी, इस सिंबल का नाम है ये रिप्रेजेंट करता है इसको। और अब ये खास बात है कि जब इसके साथ ये जीरो लगी हुई है, नोट लगा हुआ है, तो इसका नाम बन जाएगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ओके, एब्सोल्यूट वर्ड का मतलब क्या होगा? ये इंडिकेटर है, इंडिकेट कर रहा है इस बात को कि ये दोनों चार्जेस कहां पड़े हैं? वैक्यूम में, फ्री स्पेस में, या एयर में। इन तीनों में से कहीं भी कोई भी जगह लिखी हुई आती है पेपर में, एग्जाम में, क्वेश्चन में कहीं मेंशन होता है तीनों में से, आप यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लगा दोगे। ओके, तो एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता क्या है, उसके लिए एग्जांपल ले रहा हूं। आप एग्जांपल ध्यान से समझिए। परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, कौन सा मीडियम? जहां पे चार्ज पड़ा हुआ है। ये चार्ज दोनों कहां पड़े हुए हैं? लेट अस से एयर में पड़े हैं। और क्या हो सकता है? पानी में पड़े हो, वाटर में। और क्या हो सकता है? क्रिस्टल में पड़े हो, किसी ग्लास में पड़े हो, किसी ग्लास के कंटेनर में, बंद डब्बे में पड़े हो। वैक्यूम में हो सकता है, ग्लास में हो सकता है, किसी लकड़ी के डब्बे में, वुड में हो सकता है। ओके, तो जहां पे ये पड़े हैं उस मीडियम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इन दोनों के बीच में जनरेट होने वाले फोर्स को लेके। कैसे रहेगा? एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से, देखो ये क्लास है और क्लास के अंदर एक स्टूडेंट आता है और वो परमिशन लेता है, मैं कम इन सर, और मैं उसको बोलता हूँ भाई लेट कैसे हो गया? अब कहाँ था तू अभी तक? वो बच्चा अपना जेन्युइन जो बहाना सारी दुनिया मारती है, क्या सर मेरी साइकिल की चेन खराब हो गई थी, मान लेते हैं, चलो बैठ जाओ कोई बात नहीं। दूसरा बच्चा आता है, वो पूछता है सर मैं कम इन सर, उसको हम पूछते हैं हाँ बेटा कहाँ था तू, लेट कैसे हो गया क्लास में? कहता सर मैं इसी साइकिल के पीछे बैठा हुआ था, तो हम दोनों साथ में लेट हुए। ठीक है, तो इट मीन्स चलो दो को अलाउ कर दिया। तीसरा आया, कहता जी हमने साइकिल इसके पीछे लगा रखी थी तो उसको रोक दिया था, ये बहाने बार बार नहीं चलेंगे, 12 बजे यहाँ से नहीं आने देंगे अंदर। मतलब हमने अलाउ नहीं किया, करते करते 10 बच्चे क्लास में लेट आए हैं, 10 में से 6 को मैंने आने दिया, 4 को मैंने नहीं आने दिया है, तो मेरी परमिटिविटी 60% है। परमिटिविटी, एबिलिटी ऑफ परमिशन, परमिशन विटी एबिलिटी ऑफ परमिशन, मैं कितने लोगों को अपने क्लास में, अपने अधिकार क्षेत्र में आने के लिए अलाउ कर रहा हूँ, कितनों को रिफ्यूज कर रहा हूँ, दैट इज माई परमिटिविटी। ऐसे ही एक मीडियम, जैसे एग्जाम में टीचर होता है ना, कई बच्चे नकल मारते हैं, थोड़ी सी हेल्प लेते हैं, कुछ टीचर अलाउ कर देते हैं कोई बात नहीं, कुछ बिल्कुल हिलने ही नहीं देते, उनकी परमिटिविटी में डिफरेंस है। ऐसे ही क्या होगा, दो चार्ज आपस में फोर्स लगा रही हैं, उन दोनों चार्जेस को आपस में फोर्स लगाने के लिए कितना अलाउ करना है, मीडियम की वो परमिटिविटी कहलाती है। वो मतलब मीडियम की जो एबिलिटी है, मीडियम की जो क्वालिटी है, जिस कारण वो दो चार्जेस को आपस में इंट्रैक्ट यानी कि अट्रैक्ट या रिपेल करने के लिए जितना वो अलाउ करता है, दैट इज कॉल्ड उसकी मीडियम की परमिटिविटी। आपने देखा होगा चुंबक लेके घर में आमतौर पे, मीन्स मैग्नेट, आप मैग्नेट से ऑल पिन को अट्रैक्ट करा लेते हो। एक मैग्नेट है, वो ऑल पिन को या किसी भी लोहे वाली चीज को, किसी भी आयरन लाइक सब्सटेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, लेकिन बीच में आप लकड़ी का गुटका रख दो, द वुडन ब्लॉक या वुडन प्लैंक, कोई फट्टा लकड़ी का फंसा दो, तो उनके बीच की अट्रैक्शन कम हो जाती है, क्योंकि जो वुड के जो पार्टिकल है, दे आर नॉट अलाउइंग बोथ द सब्सटेंस टू अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, तो एक मीडियम की परमिटिविटी है। पानी में आवाज कम आती है, एक आदमी दूसरे आदमी से बात नहीं कर पाता, कम आवाज आती है उसमें,
ओके, एयर के कंपैरिजन में। तो इट मीन्स वो क्या है, एयर और वाटर की क्या क्वालिटी में फर्क है, सिग्नल्स को ट्रांसफर करने में क्वालिटी में फर्क है। तो हर मीडियम का अपना क्राइटेरिया होता है, दो चार्जेस को आपस में कितनी फोर्स लगाने के लिए अलाउ करना है, दैट इज कॉल्ड मीडियम की परमिटिविटी। ओके, तो इंग्लिश में आप इसको नोट कैसे करोगे, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम बाय विच इट अलाउज टू चार्जेस टू इंटरैक्ट विद ईच अदर। ओके, तो इन दिस वे यू कैन डिफाइन। तो एप्सिलॉन नॉट एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैंने कहा ना फिजिकल क्वांटिटी है, अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो मापा जा सकता है इसको, इट कैन बी मेजर्ड। तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है, यानी वैक्यूम के लिए, एयर के लिए, फ्री स्पेस के लिए परमिटिविटी की वैल्यू है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ओके, यूनिट क्या होंगे इसके, न्यूटन इनवर्स मीटर -2 एंड कूलम स्क्वायर। क्लियर, ये इसके यूनिट हो जाएगा। अच्छा, यूनिट कैसे निकालते हैं हम लोग, हमें पता है इसका यूनिट कैसे निकालते हैं। लेटर से चलो यहाँ कर लेते हैं। F इज इक्वल टू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो हमें एप्सिलॉन नॉट के यूनिट लेने हैं, तो हम इसको यहाँ ले जाएंगे और फोर्स को इधर ले जाएंगे। तो एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चार्ज के यूनिट क्या होते हैं, कूलम, किसके भी क्या होते हैं, कूलम। तो कूलम स्क्वायर ऊपर है, 4 पाई के कोई यूनिट होते नहीं, फोर्स के होते हैं न्यूटन, डिस्टेंस मीटर है, ऊपर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। तो यही मैंने लिखा है यहाँ पे, न्यूटन नीचे है तो इनवर्स लगा दिया, मीटर नीचे है तो -2 लगा दिया, कूलम ऊपर था तो कूलम स्क्वायर लगा दिया। तो ऐसे आप किसी भी चीज के यूनिट निकाल सकते हो। ओके, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट कर दोगे और 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, तो ये जो k है ये आपका आ जाएगा 1/4 पाई, और ये सारी वैल्यू जब यहाँ रखोगे ये आ जाएगा। डायरेक्ट आपको याद रखना है 9 इंटू 10⁻⁹। यूनिट बदल जाएंगे क्योंकि एप्सिलॉन नॉट नीचे था अब ऊपर आ गया, क्योंकि आप के निकाल रहे हो ना, के के यूनिट, तो यूनिट इनवर्स हो जाएंगे। क्या आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, जिसकी पावर -3 प्लस पर कूलम स्क्वायर। ओके, तो ये के की वैल्यू आ गई, के इज इक्वल टू व्हाट, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू के की जो है वो डायरेक्ट हमने यहाँ पे निकाल ली। ये न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट इसको यूज करेंगे। तो फाइनली कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग F क्या आ गया, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कैन बी कैलकुलेटेड बाय F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज फाइनल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ये फाइनल लॉ है, याद ये रखना है। बच्चे कई बार मिस्टेक करते हैं, इसको याद रखते हुए बोलते कैसे हैं, F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन, 4 एप्सिलॉन नॉट नहीं भाई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्रॉपरली बोलना है। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, दो चार्जेस जो दे रखे हैं Q1 Q2, उनकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, डिस्टेंस यहाँ रखेंगे। एप्सिलॉन नॉट मतलब वो वैक्यूम में है, एयर में है या फ्री स्पेस में, वो वैल्यू यहाँ रखेंगे और हम दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स को कैलकुलेट कर पाएंगे। अभी न्यूमेरिकल करेंगे इसके हम, अभी इसके साथ साथ ही एक बार इस थ्योरी से आप गो थ्रू हो लीजिए इस टॉपिक को। ये टॉपिक आपके आगे पूरी जो यूनिट चलनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसके आगे एक छोटा सा चैप्टर आएगा मैग्नेटिज्म, अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें भी ऐसी ही चीजें रेप्लिकेट होनी है। तो ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको ध्यान में रखना है। तो यू कैन गो थ्रू इट और अच्छे से आप इसको कीजिए।